हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर 2 कॉमर्स है या तो मैनेजमेंट है, उनके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी यूजफुल रहेंगे, बिकॉज मैं आपको आपकी यूनिट नंबर 2 करा रही हूँ, जो कि है बेसिकली अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, वन ऑफ दोज यूनिट्स है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अकाउंटिंग यूनिट को छोड़ के ही जाते हैं पेपर के लिए, बट मैं इंश्योर करूंगी कि ये पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान आपको सारे टॉपिक्स करा दूं अकाउंटिंग के, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, अदरवाइज भी जो भी आ रहे हैं टॉपिक्स, ताकि आपको अकाउंटिंग जैसी यूनिट इजी लगने लगे, अच्छी लगने लगे। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर 3। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स को मिस किया है तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एंड इवन आपके पेपर 2 की बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, वो भी यूनिट्स मैंने कवर किए। 27 लेक्चर्स, 24 लेक्चर्स, इतने सारे लेक्चर्स उन यूनिट्स के भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू अवर थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, और वो टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके पेपर में आया है। ठीक है, आप कोई भी नेट का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी सेट का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन से तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, नो डाउट ये टॉपिक बहुत ही इजी है, but yet one of the most important topic as far as your understanding is concerned and also as far as your exam is concerned। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा दिया हुआ है? सबसे पहले पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम थियोरी ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है थियोरी ऑफ प्रूडेंस। अब ये क्या होता है? इसमें बेसिकली बोला जाता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला जाता है कि आपको अपने बिजनेस में पहले से ही क्या करना चाहिए? जो भी पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस हैं उसको तो ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होने की शंका है, आकांक्षा है, कुछ भी फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है आपको, तो पहले से ही उसकी तैयारी करके रख लो। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में पॉसिबल गेन्स है या कुछ है, उसकी आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बोलता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हादसा होने से पहले ही उसके सारे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी थियरी ऑफ कंजर्वेटिज्म भी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी क्या बोलता है कि बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो फ्यूचर में उसमें जो भी लॉसेस हैं, रिस्क हैं, उसके अगेंस्ट पहले से ही आप तैयारी करके रखिए, उसके अगेंस्ट आप प्रोविजंस पहले से ही बना के रखिए। लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ गेन्स होने हैं या कुछ प्रॉफिट्स होने हैं तो जब होंगे तब देखे जाएंगे, बट उसके लिए आपको सोचना नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉसेस होने के 1% भी चांसेस है तो उसके लिए आपके पास आपका बैकअप रेडी होना चाहिए। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप प्लेट सेव कर रहे हो ना, एकदम सेफ गेम खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि लॉस है तो आप उससे बचने के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हो। फ्यूचर में जो लॉस होगा, जो अभी तक हुआ भी नहीं है, उसके होने के चांसेस है सिर्फ, आप उसके लिए अभी से बैठ के तैयारी कर रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? एकदम सेफ गेम प्ले कर रहे हो, एकदम सेफ तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होती है? सपोज आपका कोई डेटर है, आपका कोई कस्टमर है, वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, अब आपको बहुत टाइम हो गया है, वो देने से मना कर दिया है उसने, और वो दिवालिया हो चुका है, उसने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब तो वो आपके पैसे खा गया, आपको पैसे देने के लिए नहीं रेडी है वो, तो उसे हम बोलते हैं बेड डेट्स। और इन बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना एक नॉर्मल सी बात है ना? हर बिजनेस अपने बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से कुछ परसेंटेज बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस में ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ हमारे डेटर्स, हमारे कस्टमर्स ऐसे निकलेंगे जो हमारे पैसे खा जाएंगे, मे बी नहीं देंगे, मे बी कोई मर जाएगा, तो उसकी वजह से बनाना पड़ता है, राइट? दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट भी अगेन क्या है? लॉस ही है ना बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपना प्रॉफिट कम कर रही हूँ, या मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हूँ, या मे बी मैं लॉस करके भी सामने वाले को डिस्काउंट दे रही हूँ ताकि मेरा कस्टमर बन जाए या कुछ भी, तो वो भी अगेन एक तरीके का क्या हुआ? लॉस ही है बिजनेस के लिए।
अगेन जब आप अपनी वैल्यूएशन करते हो इन्वेंट्रीज की, तो आप हमेशा क्या करते हो, इन्वेंट्रीज को आपने ये फाइनल अकाउंट्स में सीखा होगा कि जब भी आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ठीक है, स्टॉक को आप हमेशा कैसे वैल्यू करते हो, जो भी आपके स्टॉक का दो प्राइस होते हैं स्टॉक के, एक होता है आपका मार्केट प्राइस और एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस। इन दोनों प्राइस में से जो भी लोअर है उस पे आप अपने स्टॉक को वैल्यू करते हो, है ना। ये तो आपने क्या कर देखा होगा जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करते हो, तब आपने ये चीज की होगी प्रैक्टिकली भी, कि स्टॉक के हमेशा दो प्राइस होते हैं, एक उसका कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे आपने उसको बनाया है, एक होता है उसका मार्केट प्राइस जो प्राइस आज उस चीज का मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों में से जो भी लोअर वाला प्राइस है उसी पे आप अपने स्टॉक को, अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो। तो अगेन ये भी किसके अंडर फॉलो होता है, ये भी वन ऑफ द एग्जांपल है किसका, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का। ठीक है, आई होप ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपको अच्छे से क्लियर है, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आई होप इसका मीनिंग और सब कुछ आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है फुल डिस्क्लोजर। हमारा सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा है, फुल डिस्क्लोजर। अब ये प्रिंसिपल सिंपली क्या बोलता है कि जो भी पर्टिनेंट, पर्टिनेंट यानी रेलेवेंट, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, ठीक है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपसे बिजनेस से रिलेटेड, जो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज की जानी चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि आपकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, वो सारी कौन यूज करते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं, बैंक्स यूज करती हैं आपको लोन देने के लिए, शेयर होल्डर्स यूज करते हैं ये देखने के लिए कि आप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो बहुत जरूरी है एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस एंटिटी आपके लिए कि आप अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करें, एक तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और दूसरी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यूजर इसको कैसे गेन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, है ना। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बैलेंस शीट, आपके सारे जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके बेस पे यूजर को सारी इंफॉर्मेशन आपसे इजीली मिल जाती है ना। कोई भी पर्सन बैठा नहीं है कि हर एक कंपनी की हर एक दिन की ट्रांजेक्शन्स को देखेगा, राइट। तो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको देखते हैं। तो आपको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं उसमें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से आपको हर एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है आप शेड्यूल्स मेंशन कीजिए, एनेक्चर्स लगाइए, नोट्स बताइए, लिख दीजिए, सो दैट अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल्स, एनेक्चर्स, नोट्स, ये सब आप बना के क्या कर सकते हैं, उनको एड ऑन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जहां जहां पे भी जरूरी है। ठीक है, आई होप ये जो प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर का, ये आपको बहुत ही क्लियर है। सिंपल मीनिंग क्या है, जो भी आपके कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्यूरेटली क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी स्टेक होल्डर है आपके, वो स्टेक होल्डर उस हिसाब से वो लोग डिसीजन ले पाएंगे। एक शेयर होल्डर सोच सकेगा कि ठीक है मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, बैंक सोच सकेगी कि ठीक है मैं आपको लोन दूं कि नहीं दूं, राइट। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन को, बट ऑल इन ऑल फुल डिस्क्लोजर तो यही बोलता है कि आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, ताकि सामने वाला जो आपका स्टेक होल्डर है वो सही से डिसीजन ले पाए। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जरूरी है, बट अकाउंट्स में भी ये उतनी ही जरूरी है। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल सिंपली क्या बोलता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती हैं, ठीक है, उसको आप क्या करो, क्योंकि उसे आप कंपेयर करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर में जब आप उसको कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। यानी उसमें जो अकाउंटिंग के मेथड्स फॉलो किए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो किए, वो सब कैसे होने चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इजीली नंबर ऑफ ईयर्स को कंपेयर कर सको। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने डेप्रिसिएशन का कोई मेथड फॉलो किया है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बुक्स में क्या करती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, ठीक है।
कौन सा मेथड फॉलो किया है? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब मेरा काम क्या है, हर साल मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन जहां जहां पे शो करूंगी तो वो कौन से मेथड के थ्रू करूंगी? स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपली मींस कि से फॉर एग्जांपल मैंने बोला है हर साल मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, तो हर साल 10% ही होगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, ना ये परसेंटेज कभी बढ़ेगा ना घटेगा। आप हर साल ऑन एन एवरेज कॉन्स्टेंटली आप क्या करने वाले हो, 10% ही डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने वाले हो अपने एसेट्स में से, राइट। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड या तो सेम प्रिंसिपल्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई मैंडेटेड नहीं है बाय लॉ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बोलते हैं ना करना ही है ऐसा, लेकिन इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली प्रेजेंटेबल बना सकते हैं एंड कंपेरेबल भी बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर साल अगर आपने सेम मेथड सेम प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे तो ऑब्वियसली हर एक बार आपके स्टेक होल्डर्स को अलग अलग मेथड्स अलग अलग बोलते हैं ना प्रिंसिपल्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक ही मेथड हर बार दिखेगा तो वो इजीली कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये जो थर्ड प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी का, ये आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है फोर्थ प्रिंसिपल हमारा, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होता है? मटीरियलिटी सिंपली मीन्स एज अ प्रिंसिपल ये सिंपली यही बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मे बी आपके इन्वेस्टर्स को, मे बी आपके स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है ताकि वो लोग सही से डिसीजन ले सके, वो सब आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। और वो सब आप कैसे डिस्क्लोज करेंगे? वो सब आप डिस्क्लोज करेंगे अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आप किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो, गैप के अकॉर्डिंग। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में मुझे बताएंगे। नॉर्मली आई होप अब क्योंकि आप ऑलमोस्ट एमकॉम के स्टूडेंट रहे हैं या मे बी आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा गैप का फुल फॉर्म क्या है। अगर ऐसे भी सोचेंगे तो इजीली याद आ जाएगा, बट फिर भी मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताइए ताकि पता चले कौन कितना ध्यान से देखता है लेक्चर को, ठीक है। बट मूविंग ऑन, मटीरियलिटी एज अ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको अगर चाहिए कि आपके इन्वेस्टर्स, आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, तो आपको हर वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड बतानी चाहिए जो आपके स्टेक होल्डर्स का पता चलना जरूरी है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है व्हाई एंड हाउ पर्टिकुलर कंसर्न्स आर सिग्निफिकेंट टू अ कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्री। कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मे बी एज अ कॉर्पोरेशन एज अ कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या मे बी एज एन इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उनको बतानी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है आपके कंपनी के फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर, या और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो पड़ता ही है, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, बोला है कि 28% जीएसटी लगेगी किसके ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर? ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर 28% का टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो बट ऑब्वियसली बात है ना उनके प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उनको अपने स्टेक होल्डर्स को बतानी चाहिए। अगर मे बी किसी गेमिंग कंपनी का प्रॉफिट इस साल डाउन हो जाता है, या मे बी और कोई तरीके से उनको ये 28% जीएसटी इम्पैक्ट करता है, तो उनको बट ऑब्वियसली बात है अपने सारे भी स्टेक होल्डर्स को बताना चाहिए कि हाँ ये कोई चीज का अमेंडमेंट हुआ था, ये कोई चीज हुई थी जिसके वजह से हमें फर्क पड़ गया, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस बार आपको फर्क दिख रहा है, राइट। तो ऐसे करके कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी जो आपके लिए एज अ कंपनी या मे बी एज एन इंडस्ट्री आपको इम्पैक्ट करने वाली है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए, ठीक है। आई होप ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का सिंपल मतलब है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन
अलग होता है, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है, ये दोनों भी अलग अलग हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। एक्सेप्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सिंगल पर्सन, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आपके किराने वाले होते हैं, आपके आजू बाजू के घर के बाजू में जो जनरल स्टोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन दुकान पे बैठा रहता है, वही दुकान है, वही दुकान वाला है ना, दुकान भी उसी का है, दुकान वाला भी वो खुद ही है, तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है। उस केस में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन इसके अलावा, सोल प्रोप्राइटर के अलावा जितने भी बिजनेसेस रहते हैं, पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कंपनी हो गई, उन सब केस में क्या होता है, सेपरेट एंटिटी एज अ प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जिसके हिसाब से बिजनेस अलग है, ठीक है, और आपका जो बिजनेसमैन है वो अलग है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे कि सपोज सपोज हम ले लेते हैं अमन गुप्ता का एग्जांपल, ठीक है। अमन गुप्ता की कंपनी क्या है? बोट, है ना, ठीक है। अब अमन गुप्ता अलग है एज अ पर्सन, कंपनी एज अ पर्सन बोट अलग है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट। जो भी लाइबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल बोट कंपनी के ऊपर जो भी लाइबिलिटी है वो किसकी है? बोट कंपनी की है, वो अमन गुप्ता की नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें आप बोलते हो कि बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है, दोनों सेम नहीं है। आप अपने बुक्स जब बनाते हो तो आपको याद होगा, आप लिखते हो इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, राइट। आप कंपनी का नाम लिखते हो, आप उसके ओनर का नाम वहां पे नहीं लिखते हो, है ना। तो ये होता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, और इसके वजह से ही आप क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ड्राइंग्स का अकाउंट बनाते हो अपने बुक्स में। क्यों? क्योंकि आप मानते हो बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है। आई होप ये जो प्रिंसिपल है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अब बाटर सिस्टम तो चलता नहीं है, बहुत पहले साल, मतलब हजारों साल, या जब भी बाटा सिस्टम चलता था, अब तो बाटा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑब्वियसली आप जो भी अकाउंट्स बनाते हो, उन अकाउंट्स में आप क्या करते हो, सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में मेजर करते हो? इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। जो भी चीज पैसों से आई, ले के आए हो, या आपने खरीदी है, आपने बेची, आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप वो मनी के टर्म्स में करते हो तो यही आपका बिजनेस का थंब रूल है कि आपको जो भी मेजरमेंट करना है, प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि आपको मनी में ही मेजर करना है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के वजह से क्या होता है, मे भी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनका क्वालिफिकेशन, मे भी आपके ओनर जो है कंपनी का, उसका क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, ये सब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि इवन दो इनकी वैल्यू, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू है, आपके कंपनी के क्वालिफिकेशंस के, आपके कंपनी के लोगों की क्वालिफिकेशंस के, एक्सपीरियंस की वैल्यू है, बट ये सब चीजें आप मनी में मेजर करके नहीं बता सकते हो, इसलिए ये सब चीजें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते हो। आप वही चीजें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हो जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये जो प्रिंसिपल है एज अ मनी मेजरमेंट वो आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी यानी नॉर्मली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना, 1 फाइनेंशियल ईयर इनफैक्ट, है ना। आप सबको पता होगा जो भी हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कैसे बनते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, है ना। ये नॉर्मली आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बहुत ज़रूरी है एज अ प्रिंसिपल, आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए कि जब भी आप अपने बुक्स बनाते हो, अपने कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हो, तो वो आप एक पीरियड के लिए करो। और वो पीरियड नॉर्मली क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जो स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 31
मार्च तक। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कंपैरिजन कर पाते हो, इससे क्या होता है आप इजीली अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर पाते हो, क्योंकि क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है कि 1 अप्रैल से शुरू करना है, 31 मार्च में बुक्स बंद करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अलग से बुक्स बनेंगे, है ना। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी आइटम्स हैं जो अर्न्ड है, एक्सपेंडेड है, एज अपोज टू द रिसीव्ड और पेड, दे आर रिकॉर्डेड। क्या होता है, जो भी पैसे आपने अर्न कर लिए हैं, ठीक है, अक्रू मतलब क्या होता है, अक्रू का सिंपल मतलब होता है ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड और रिसीव्ड। ऐसी चीज जो ड्यू हो चुकी है, लेकिन या तो अगर आपको पे करनी थी तो आपने पे नहीं किए, या आपको रिसीव करनी थी तो आपने रिसीव नहीं किए। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खर्चों की बात करूं तो से फॉर एग्जाम्पल लाइट का बिल, उसकी ड्यू डेट थी सपोज 15 जुलाई, अब आपने पे नहीं की तो लाइट का बिल क्या हो गया, अक्रू हो गया। उसकी ड्यू डेट तो हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है। ठीक है, और इसी का अगर मैं इनकम के हिसाब से एग्जांपल दूं तो कि जो चीज ड्यू हो चुकी है, से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है जून मंथ की, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको 15 जुलाई हो गया लेकिन अभी तक आपको आपकी कंपनी से सैलरी नहीं मिली है, तो ये क्या है, ये मेरी अक्रूड इनकम है। क्यों, क्योंकि सैलरी मेरी हो चुकी है, ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, उसे हम बोलते हैं अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल का सिंपली याद रखिएगा मीनिंग ड्यू बट नॉट पेड और रिसीव। पेड कब होगा, जब आप कोई खर्चे की बात करोगे, रिसीव्ड कब होगा, जब आप कोई इनकम की बात करोगे। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ गया अक्रूअल क्या होता है। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल क्या बोलता है। अक्रूअल प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि जो भी आपके खर्चे हैं जो ड्यू हो चुके हैं आपने पे नहीं किए, या जो भी आपकी इनकम है जो ड्यू हो चुकी है लेकिन आपने रिसीव नहीं की है, उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर में आती है। ठीक है, और उसको आप कैसे दिखाओगे, अगर इनकम है तो आउटस्टैंडिंग दिखाओगे, अगर खर्चा है कोई आपने प्रीपे करके रखा है या आपको खर्चा करना था आपने अभी तक किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग कुछ खर्चा है, तो वो सब चीजें आपको क्या करनी है, अपने बुक्स में शो करनी है। इसी के वजह से जो भी आउटस्टैंडिंग वाले आइटम्स होते हैं, प्रीपेड वाले आइटम्स होते हैं, वो आपके बुक्स में शो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ अक्रूअल। अक्रूअल क्या बोलता है, जो चीज ड्यू हो चुकी है, अगर आपने पे नहीं की है या तो आपको रिसीव करनी थी आपको मिली नहीं है, तो उनको भी आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के नाम से अपने बुक्स में शो करना चाहिए उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से ये क्लियर है। मैंने इवन खर्चों का भी एग्जाम्पल दे दिया है या इनकम का भी एग्जाम्पल आपको दे के समझा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली बोलता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, एक ट्रांजैक्शन के दो ही ये होते हैं, साइड्स होते हैं। एक साइड होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, है ना। तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए, मैच होने चाहिए। फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी सम क्रेडिट, है ना। जितना अगर कुछ डेबिट हुआ है तो उतना कुछ क्रेडिट भी तो होना चाहिए। अगर मेरा कुछ खर्चा है, ठीक है, अगर मैंने कुछ खर्चा किया है तो उसके मैचिंग में मेरे पास कोई ना कोई इनकम भी तो होनी ही चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रॉयल्टी पे कुछ खर्चा किया है रॉयल्टी के लिए, तो उससे आपको रॉयल्टी की इनकम भी तो मिलेगी, है ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि कोई ना कोई रेवेन्यू, कोई ना कोई इनकम आपके कोई ना कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती ही है ना। कोई भी रेवेन्यू है आपकी, उससे रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस रहेगा, और वो आपको साथ में ही दिखानी है। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, 10th प्रिंसिपल जो कि है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी ये प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि एक बिजनेस जो है वो अनगिनत साल तक चलता रहेगा, अनगिनत सालों तक क्या चलता रहेगा, यानी उसका फोर्सिएबल फ्यूचर है। फोर्सिएबल फ्यूचर यानी ये चलता ही रहेगा, अनंत काल तक बिजनेस तो चलते ही रहेंगे, कभी भी बिजनेसेस बंद नहीं होंगे, लाइफ टाइम में चलते ही रहेंगे, ऐसी हमारी अजम्पशन है। इसी के वजह से क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप क्या करते हो, कोई भी असेट है उसको डेप्रिशिएट कैसे करते हो,
ओवर अ कोर्स ऑफ द असेट्स लाइफ टाइम रेदर देन इट्स यूजफुल लाइफ। आप उसको हर साल डेप्रिसिएशन करते जाते हो, उसकी यूजफुल लाइफ नहीं देखते हो कि सपोज ये असेट 5 साल ही चलेगी, आप उसको फिर भी 5 साल के बाद भी मे बी आप उसको डेप्रिसिएशन करते ही जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि आप अज्यूम करते हो एज अ बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या होगा, अनंत काल तक चलता ही रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक चलता ही रहेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसके लिए ना आपको पार्टनरशिप में भी एक टर्म बोला जाता है, और वो टर्म क्या था, कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, कि अन बोलते ना अनस्टॉपेबल पीरियड तक चलता ही रहेगा। तो पार्टनरशिप में भी इसका एक टर्म है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कंपनीज एक्ट में भी वो टर्म मेंशन्ड है, बट वो पार्टनरशिप के लिए बोला जाता है। बट यहाँ पे अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के लिए स्पेशली प्रिंसिपल क्या बनाया है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एज अ प्रिंसिपल क्या बनता है कि कोई भी बिजनेस हो वो क्या है, हमेशा के लिए लंबे समय तक के लिए चलता ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपली बोलता है जो भी आपकी असेट है उसको आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। किसके ऊपर? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रेदर देन देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या बोलता है, जो भी आपकी असेट्स है उसको आप क्या करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मेजर करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट है नहीं, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर मेजर करो, ना कि आज की उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैंड लिया था, ठीक है, कब लिया था, 2005 में। तब उस लैंड की कॉस्ट क्या थी, उस लैंड की कॉस्ट थी से फॉर एग्जांपल 50 lakhs, ठीक है। आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आज उसकी मार्केट वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 1 करोड़। तो अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इस लैंड को किस पे वैल्यू करना चाहिए, आपको इस लैंड को वैल्यू करना चाहिए 50 lakhs के ऊपर, यानी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, उसके ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ना कि आज की उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी जितनी भी एसेट्स हैं आप उसको क्या करोगे, आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करोगे। जिस वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे आपने खरीदा था उस असेट को, उसी को आप मेंशन करेंगे। कुछ भी अगर वो असेट इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन के वजह से, उसकी वैल्यू या तो डिक्रीज होती है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो वो आप कभी भी आप मेंशन नहीं करने वाले हो। आप क्या करोगे, सिंपली उसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही आप उसको अपने बुक्स में दिखाओगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है, कॉस्ट कंसेप्ट। हाँ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम फिर अगर कोई भी असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सपोज हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं, ठीक है, या बेचने वाले हैं, तो तब हम क्या करेंगे, तब भी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे? नहीं, तब हम क्या करते हैं, तब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तब हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम असेट्स को रीवैल्यू करते हैं और चेक करते हैं आज की उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, आज की उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम उस टाइम पे अपने बिजनेस को मे बी सेल करते हैं या बंद करते हैं। बट ये पॉसिबल कभी होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट हम कभी बनाएंगे, ये रियलाइजेशन हम अकाउंट तब बनाते हैं जब बिजनेस बंद करना होगा, या मे बी मुझे अपने बिजनेस को क्या करना होगा, सेल करना होगा किसी को, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर, असेट की मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है, ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगेन वन ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट, जो कि है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट सिंपली क्या बोलता है, हर एक ट्रांजेक्शन की, हर एक ट्रांजेक्शन की क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं। कौन से होते हैं दो साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। हम हर एक ट्रांजैक्शन में क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं हमारे बिजनेस में, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन के दो साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, ठीक है। और हम नॉर्मली जो बिजनेसेस मेंटेन करते हैं, कंपनीज हो, पार्टनरशिप्स हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हो, या इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, सारे के सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें वो एक ट्रांजेक्शन के दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी,
ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल सभी फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन कौन है जो ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है? जो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। कौन फॉलो नहीं करता है? सोल प्रोप्राइटर वाला पर्सन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जो आपके किराने वाले स्टोर हैं घर के आजू बाजू में, या मे बी जो आपके बोलते हैं ना जनरल स्टोर है घर के आजू बाजू में, वो लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वो लोग इस ड्वेल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। डेबिट और क्रेडिट दोनों को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग किसी भी एक साइड के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं अपने सहूलत के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, राइट। तो सोल प्रोप्राइटर को छोड़ के बाकी सारे बिजनेसेस, बीट कंपनी, बीट पार्टनरशिप्स, बीट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, बीट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो क्या करते हैं? हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आया होगा। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इवन दो बेसिक लेक्चर था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर से देखना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम अकाउंट्स का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे वाले जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी, वो भी टच करने वाले हैं। बट अगेन ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल था आपके लिए, आई होप, बिकॉज ये लेक्चर से हमेशा एक क्वेश्चन तो पेपर में बनता ही बनता है। ठीक है, तो आंखें बंद करके मान के चलिए आज आपने ये लेक्चर देख लिया है तो आपकी 2 मार्क्स तो आ ही गई पेपर में। जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मार्क्स तो आपकी गारंटीड आ गई। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं, रेलेवेंट लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है थ्रू आउट द लेक्चर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था गैप का फुल फॉर्म, वो जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।